नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो खबरें हम इस प्रोग्राम में आपके लिए पेश करते हैं वो गैर मामूली होते हैं और ख़ासतौर पर ऐसी खबरें हम आपके सामने पेश करते हैं जो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, हम शुरू करेंगे तेलंगाना से। और तेलंगाना में आप देखेंगे कि किस तरह तिल संक्रांत या संक्रांति की धूम मची हुई है और हर तरफ पतंगबाजी की जा रही है। और ऐसे में कई ऐसे वाक़यात भी पेश आ चुके हैं जहाँ चीनी मांझा या चीनी साख्ता मांझा जो होता है, चाइनीज़ मांझा होता है, उसकी जद में आने की वजह से कई लोगों के गले कट गए और कई लोग तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज भी हैं। और इस सिलसिले में ये भी बताया जाता है कि बाद लोगों को 22 टाँके लगाना पड़े हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, हैदराबाद पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है कि उसने दावा किया है कम से कम 43 लाख रुपए मालियती चीनी मांझे को उसने जब्त किया है। और इस सिलसिले में 29 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं और 57 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि हैदराबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर CV सजनार ने ये ऐलान किया है और कहा है कि 8 से 11 जनवरी स्पेशल ऑपरेशन यानी खुसूसी कार्रवाई के जरिए 43 लाख रुपए मालियती चीनी साख्ता मांझा जब्त कर लिया गया है और जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के मुताबिक एक माह के दौरान यानी पिछले एक माह के दौरान चीनी साख्ता मांझा फरोख्त करने वालों के खिलाफ तकरीबन 132 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और 376 जो 8,376 मांझे के जो बॉबिन्स है उन्हें जब्त कर लिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक माह के दौरान तकरीबन 1 करोड़ 68 लाख रुपए का मांझा और दिगर मटेरियल जब्त किया गया है। वैसे भी नाज़रीन, अगर मांझे की बात की जाए तो आपको बता दूं कि चीनी साख्ता मांझे पर 2016 में ही हुकूमत तेलंगाना ने पाबंदी आयद कर दी थी, इम्तना आयद कर दिया था। उसके बावजूद भी हमारे मुल्क में, हमारे शहर में चीनी साख्ता मांझा फरोख्त किया जा रहा है, तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। और आपको ये बता दूं कि अक्सर अब घर से भी अगर कोई निकलते हैं तो बच्चे कहते हैं कि आप अपने गले पर मफलर रखकर निकलिए या कोई हेलमेट अच्छी तरह पहन कर निकलिए ताकि आपका सर, आपका गला या आपकी आँखें चीनी साख्ता मांझे की जद में ना जाएं, क्योंकि चीनी साख्ता मांझा अगर आता है उसकी जद में आप आ जाते हैं तो समझिए आपका गला कट जाएगा, आपके आँखें भी फट जाएंगी। इस तरह की वार्निंग दी जा रही है। तो बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे कई साथियों में हमने देखा कि वो मफलर बांधे आज दफ्तर पहुंचे थे, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हमने उनसे पूछा कि भाई आपने मफलर क्यों बांधा है, क्या आप फ़लस्तीनी के साथ इजहार यगानियत कर रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई हम अपनी ज़िंदगियां बचा रहे हैं क्योंकि हैदराबाद में चीनी साख्ता मांझा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में डर है कि कहीं हम या हमारा गला जो है वो चीनी साख्ता मांझे की जद में आकर कट ना जाएँ। तो बहरहाल नाज़रीन, ये बहुत अच्छी बात है। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है कि इस सिलसिले में न सिर्फ मांझा जब्त किया है बल्कि लोगों को गिरफ्तार भी किया है, मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। और ये भी कहा जाता है कि पिछले एक माह के दौरान तकरीबन 1 करोड़ 68 लाख रुपए का मांझा जब्त किया गया। साथ ही एक माह के दौरान 200 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल नाज़रीन, ये बहुत अच्छी बात है, पुलिस सही इक़दाम कर रही है। और वैसे भी आप देखेंगे कि अगर कोई बच्चे पतंगबाजी करते हैं तो उन्हें लाजिम तौर पर अब वालिदैन का ये फ़र्ज़ बनता है, ये जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें बताएं कि बहुत ही एहतियात से एक पतंग उड़ाएं। अगर पतंग उड़ाते हुए उनका जो बैलेंस आउट हो जाएगा तो वो यानी अपने मकान की छत से ज़मीन पर गिरेंगे और फिर दोबारा उठ नहीं पाएंगे। याद रखिए, इस तरह के वाक़यात हर तिल संक्रांत में पेश आते हैं। कई बच्चे अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो जाते हैं, एक ऐसा गम अपने माँ बाप को दे जाते हैं जो उनके ज़िंदगी तक बरकरार रहता है। तो इसलिए ख़बरदार सरपरस्त हज़रात ख़ास तौर पर अपने छतों पर जो बच्चे पतंगें उड़ा रहे हैं उन्हें समझाएं, वरना वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये पहली खबर रही, लेकिन एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक आपको बता दें कि अमेरिका और हिंदुस्तान की दोस्ती से मुताल्लिक़ है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी साथी जॉर्ज गोर को हिंदुस्तान में नया सफ़ीर नामज़द किया है। और अब उन्होंने जब यहाँ पर आए यानी हिंदुस्तान पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पहुँचना बहुत अच्छा लगा है। और उनका ये भी कहना है कि हिंदुस्तान सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका अगर किसी मुल्क को अहमियत देता है तो वो हिंदुस्तान है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो आबादी है
140 अरब से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल ये मुल्क है और ये बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, सार्फिन बाजार का बाजार है। तो बहरहाल इसे अमेरिका नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उन्होंने हालिया अरसे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप मोदी के इख्तलाफात, हिंदुस्तान और अमेरिका के इख्तलाफात के बारे में कहा कि अच्छे दोस्तों के दरमियान भी इख्तलाफ राय हो सकता है और आखिरकार दोस्तों में फिर सुलह हो ही जाती है। तो बहरहाल उनका कहना था कि अमेरिका हिंदुस्तान को नज़रअंदाज नहीं करेगा और आइंदा से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। और ये कह रहे हैं कि 1 साल के बाद यानी आइंदा साल वो हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। अगर वो रहेंगे तो ज़रूर दौरा करेंगे, अगर नहीं रहेंगे तो कोई और सदर जो अमेरिका का बनेगा वो ज़रूर दौरा करेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कुछ भी होता है। और डोनाल्ड ट्रंप के जो इक़दाम है उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो दूसरी मियाद अपनी मुकम्मल कर पाएंगे, क्योंकि आप अंदाज़ा कीजिए, उनकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया यानी पर जो उन्होंने एक पोस्ट किया है उसमें खुद को कारगुजार सदर बताया है वेनेजुएला का। ये अमरीकी सदर है, ये दूसरी मरतबा यानी पहली मरतबा मुंतखब हुए, फिर हार गए, फिर दूसरी मरतबा यानी दूसरी मियाद के लिए मुंतखब हुए हैं। वो अमेरिका के सदर हैं, लेकिन वो अपने आप को वेनेजुएला का कारगुजार सदर भी करार देते हैं। तो अब उनके जहनी तवाज़ुन का और उनके सोचने समझने की सलाहियतों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ हिंदुस्तान में मुतय्यन अमरीकी सफ़ीर जो अब आए हैं, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को अमेरिका नज़रअंदाज नहीं कर सकता और ये जो दोस्ती मोदी की और ट्रंप की है वो बरकरार रहेगी, उस दोस्ती को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और हिंदुस्तान एक बहुत अहम मुल्क है हर लिहाज से अमेरिका के लिए। तो बहरहाल एक तरफ ये कह रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं यानी अमेरिका जिस तरह ये दावा कर रहे हैं गोर यानी जॉर्ज गोर के हिंदुस्तान करीबी दोस्त है, तो इतना करीबी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान पर 500% जो है टैरिफ्स लगाने का ऐलान कर दिया है, यानी लगाने का इंतबा दिया है। और उन्होंने इस सिलसिले में हिंदुस्तान को चीन, ब्राज़ील और रूस की सफ़ में खड़ा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए परेशान है कि हिंदुस्तान चीनी तेल खरीद रहा है और उस सिलसिले में ये ट्रंप कहते हैं कि यूक्रेन के खिलाफ जो जंग है उसमें हिंदुस्तान आग भड़का रहा है तेल खरीदते हुए रूस से। तो कितनी गहरी दोस्ती आप देखिए। जॉर्ज गोर ने जिस अंदाज में कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका की दोस्ती को कोई तोड़ नहीं सकता, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि 500% जो टैरिफ्स है वो क्या है। जॉर्ज गोर को ये बताना होगा, ये तफसीलात यानी वजाहत करनी होगी। बहरहाल नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेसी जो रहती है मुनाफिकत से भरी होती है, कभी ये कहा जाता है तो कभी वो कहा जाता है, अजीब व गरीब अंदाज है। तो बहरहाल अमरीकी सफ़ीर ये कहते हैं, अमरीकी सदर वो कहते हैं। तो और आपको ये बता दूं कि अमरीकी सदर ने अब पूरे 81 रन मुकम्मिल कर लिए हैं, उनका स्कोर हो गया है 81। उम्र तो नहीं हुई है उनकी, लेकिन उनका स्कोर हो गया है 81। आप कह रहे होंगे कि भाई अमरीकी सदर का स्कोर से क्या ताल्लुक़ है और वो कैसे 81 रन स्कोर कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि अब फिल वक्त दुनिया में क्रिकेट का बोलबाला है और लोग क्रिकेट की ज़बान में बात कर रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि 10 मई के बाद से जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से हमारे जो सदर अमेरिका हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवाई है और दोनों को डराया था कि अगर तुम जंग नहीं रोकेगे तो मैं तुमसे तिजारती ताल्लुकात ख़त्म कर लूँगा, तिजारत नहीं करूँगा। और इस तरह अमेरिका की तिजारत ना करने की धमकी काम कर गई और हिंदुस्तान पाकिस्तान जंगबंदी पर राज़ी हो गए। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म है, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल है, वो भी दोनों भी ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग रुकवाई है। और डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अगर मैं जंग नहीं रुकवाता तो कम अज़ कम 10 लाख लोग अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाते। और उन्होंने ये भी कहा कि ये दोनों जौहरी मुल्क हैं और ये ख़तरनाक रुख इख्तियार करती जंग। उनका ये भी कहना था कि उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग नहीं रुकवाई है बल्कि 8 मुल्कों की जंगें रुकवाई हैं और ऐसी जंगें भी शामिल है इसमें जो 30 बरसों से जारी थी। इस तरह उन्होंने करोड़ों लोगों की जान बचाई है। लेकिन अफसोस नोबल अमन इनाम उन्हें नहीं दिया गया, जबकि 2009 में साबिक अमरीकी सदर बारक हुसैन ओबामा को ये अवार्ड अता किया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा है कि ओबामा को तो अमन का नोबल इनाम दिया जाता है लेकिन हमें नहीं दिया जाता। ताहम डोनाल्ड ट्रंप के ज़्यादा रोने पर आप देखेंगे कि चीखने चिल्लाने पर फीफा ने जो अपना कायम करदा अमन इनाम है, पहला अमन इनाम डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। तो बहरहाल नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं हकदार हूँ अमन के नोबल इनाम का, लेकिन
मुझे इनाम नहीं दिया गया। और आपको यही बता दूं कि 8 तैयारों को मार गिराने की बात उन्होंने की थी और कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग में 8 तैयारे मार गिराए गए। लेकिन किस मुल्क के ये तैयारे थे उन्होंने ये नहीं बताया। ये तजस्सुस बरकरार रखा है। हो सकता है कि 500% टैरिफ आयद करने की धमकी अगर काम कर जाएगी तो वो खामोश रहेंगे, नहीं कर जाएगी तो फिर समझिए कि 8 तैयारे किसके गिरे हैं वो बता देंगे। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, नरेंद्र मोदी ने अब तो कुछ नहीं कहा है। अब आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप से 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 50 नहीं, बल्कि 81वीं मरतबा 81 टाइम्स उन्होंने ये कह दिया है कि मैंने जंग रुकवाई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह उन्होंने 81 मरतबा ये कहा है कि मैंने जंग रुकवाई है, 81 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बड़ी बेहिसी के साथ, बड़ी कमज़ोरी के साथ, बड़ी बेदिली के साथ खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि हिम्मत और जुर्रत का अगर किसी ने काम किया है और ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया है, ना सिर्फ ट्रंप को बल्कि उनके सदर JD वेंस को, वो भी व्हाइट हाउस में, तो वो है ज़ेलेंस्की। उन्होंने जिस अंदाज में सदर अमेरिका का जवाब दिया उससे ऐसा लग रहा था कि सदर अमेरिका ख्वाबों से बाहर हो जाएंगे और ज़ेलेंस्की को थप्पड़ रसीद कर देंगे। लेकिन याद रखिए वैसा तो नौबत नहीं है, वैसी तो नौबत नहीं आई। लेकिन ज़ेलेंस्की ने बता दिया कि हम मुल्क हमारा छोटा होगा लेकिन हम अमेरिका को खातिर में नहीं लाते, हम वही करेंगे जो हमारी आवाम की मर्जी है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में आप कह सकते हैं कि उन्होंने यानी ट्रंप ने इस तरह इंडिया को, वज़ीर-ए-आज़म को बेइज्जत किया है और बेइज्जती का सिलसिला जारी है। उसके बावजूद भी वज़ीर-ए-आज़म अपना मुंह नहीं खोलते। तो बहरहाल ये मुंह कब खोलेंगे और कब बोलेंगे ये तो वज़ीर-ए-आज़म ही बता सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इससे पहले कि वज़ीर-ए-आज़म मुंह खोलें, उन्हें कुछ हो जाए, उन्हें मुंह खोल लेना चाहिए, क्योंकि अगर मुंह नहीं खोलेंगे, खामोश रहने की आदत होगी तो फिर हमेशा के लिए खामोशी उनका मुकद्दर बन जाएगी। इसलिए उन्हें चाहिए कि अपना मुंह खोलें और अगर हिंदुस्तान का कोई दुश्मन है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे। अगर वो ईंट से हमला कर रहा है तो तुम पत्थर से जवाब दो, ये हमारा उसूल होना चाहिए। और वज़ीर-ए-आज़म को ये नहीं समझना चाहिए कि हम किसी मामूली मुल्क वाले हैं, बल्कि हिंदुस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं है, एक अजीम मुल्क है, अमेरिका से भी अजीम मुल्क है। ये एक ऐसा अजीम मुल्क है जहाँ पर भांत भांत के लोग, अनवा अक़साम के लोग और मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं, मुख्तलिफ ज़ात पात के मानने वाले रहते हैं, मुख्तलिफ रंग व नस्ल के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ बोलियों और ज़बानों के बोलने वाले रहते हैं। और ये वो मुल्क है, अजीम मुल्क, जिसने दुनिया को इल्म का तोहफा दिया, इल्म का दर्स दिया, ये वो मुल्क है। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म को ये नहीं सोचना चाहिए इस सिलसिले में कि ऐसा से कमतरी में मुब्तला नहीं होना चाहिए और उन्हें अपने आप को गुजरात का चीफ मिनिस्टर नहीं समझना चाहिए। हिंदुस्तान के 140 अवाम उनके साथ खड़े हैं। अगर ट्रंप उनकी बेइज्जती करते हैं तो हम समझेंगे ये हमारी बेइज्जती है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब वज़ीर-ए-आज़म को सोचना चाहिए कि वो किस तरह ट्रंप का जवाब देते हैं या फिर खामोश रहकर हिंदुस्तान की बेइज्जती करवाते हैं, ये वज़ीर-ए-आज़म पर निर्भर करता है। तो बहरहाल ये तो खबर हुई है। लेकिन नाज़रीन आपको ये बता दूं कि एक वो है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जो है वो है ग्रॉक। ये है एलन मस्क का ये प्लेटफॉर्म है। और आपको बता दूं कि ग्रॉक से अगर आप कोई सवाल करेंगे, इवन वज़ीर-ए-आज़म के बारे में सवाल करेंगे, तो उन्हें पूरा यानी आप देखेंगे ग्रॉक जो है उनकी कलई खोल कर रख देगा, उनकी तारीख बता देगा। और अगर आप ये सवाल करेंगे कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में क्या RSS का हिस्सा है, तो वो नफ़ी में आपको जवाब देगा और ये बता देगा कि RSS ने हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लिया या फिर अंग्रेज़ों की चापलूसी की, खुशामदी की, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल ग्रॉक पर आप देखें कि हाल ही में प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की लीडर हुआ करती थी, तो बहरहाल वो उनका एक बयान आता है और प्रियंका चतुर्वेदी बताती हैं कि किस तरह ग्रॉक से जो फ़ोटोज़ हैं उन फ़ोटोज़ को अपलोड करके कहा जा रहा है ख़वातीन के ख़ास तौर पे कि इनके कपड़े उतारते जाओ। तो बहरहाल ग्रॉक आपके कहने पर वो कपड़े उतारता है, यानी नीम बुराना करता है। और फिर लोग अगर उससे कहते हैं कि पूरे कपड़े उतार दो तो वो पूरे उस खातून के कपड़े उतार देता है। यानी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और का एक प्लेटफॉर्म है, तो चैटबॉट है ये। तो बहरहाल वो आपकी बातें सुनते हुए यानी कई ऐसी ख़वातीन जो माशरे में अहम मुकाम रखती हैं उनको भी इस तरह बदनाम किया गया है। ऐसे में आपको बता दूं कि उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में ग्रॉक पर पाबंदी आयद नहीं की गई, बल्कि 2 ममालिक हैं जिन्होंने इस मामले में बाजी मार ली है, एक तो इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया। इंडोनेशिया ने हफ्ते को ग्रॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी अपने मुल्क में, और इतवार को मलेशिया
मलेशिया ने ग्रोक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। वरना आप देखेंगे कि आप कहते हैं अगर किसी को लेकर के फलां लीडर है इसके कपड़े उतार दो तो ग्रोक आपके कपड़े उतार कर बताएगा। तो इस तरह की जो यानी गंदगी जो फैल रही है और यानियत जो फैल रही है उसके खिलाफ इक़दाम करना ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जहाँ आप फ़ायदा उठा सकते हैं वहीं इस तरह के यानी गैर मामूली तौर पर जो आला ओहदों पर फायज ख़वातीन हैं या मर्द हैं उनकी बेइज्जती का बायस भी बना सकते हैं ग्रोक को। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खबर हमारे पास रही है, बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान में भी ग्रोक पर पाबंदी आयद करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो ख़वातीन की इज़्ज़तें हैं वो पामाल हो रही हैं। खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी डीप फेक के बारे में कहा कि डीप फेक के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन अब तक उनकी हुकूमत ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो बहरहाल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट अगर आपके लिए फ़ायदा बख्श है तो ठीक है, वरना इस तरह की जो उरानियत अगर फैलाता है तो उस पर फौरी पाबंदी आयद करनी चाहिए, उसी तरह जिस तरह इंडोनेशिया और मलेशिया ने पाबंदी आयद कर रखी है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वोटर लिस्ट का, उसके नाम पर बीजेपी हुकूमत क्या कर रही है। एकदम मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में एक बेचैनी का माहौल पैदा किया जा रहा है और जानबूझकर बिहार के इंतखाबात से पहले वहाँ पर SIR करवाया गया और आपने देखा कि बीजेपी को इख्तिदार हासिल हुआ और ऐसा इख्तिदार हासिल हुआ कि 243 असम्बली नशस्तों में से बीजेपी और उसकी हलीफ JDU ने 200 से ज़ायद नशस्तों पर कब्जा किया। ये कैसे किया, क्यों किया, इसके बारे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने आपको अच्छी तरह बता दिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन के साथ साजबाज और गठजोड़ के नतीजे में, नेक्सस के नतीजे में हेरा फेरी की गई और नताइज अपने हक में कर लिए गए। तो बहरहाल नाज़रीन, अब SIR की अगर बात करते हैं तो आपको बता दूं बहरिया के साबिक सरबराह हैं एडमिरल अरुण प्रकाश, ये रिटायर्ड हो चुके हैं और आपको ये बता दें कि 20 बरस पहले वो रिटायर्ड हुए हैं और 1971 की जंग में, बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जंग में अरुण प्रकाश को उनकी बहादुरी, उनकी शुजाअत पर वीर चक्र अता किया गया था। और ऐसे शख्स से अगर कोई कहता है बेशरम कि उसको अपनी शिनाख्त ज़ाहिर करो, तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा बेशरम कोई नहीं होगा, उससे बड़ा बेगरत कोई नहीं होगा। और आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने इस बहादुर साबिक एडमायरल अरुण प्रकाश से कहा कि वो उसके पास हाजिर हों ताकि अपनी शिनाख्त साबित कर सकें कि वो हिंदुस्तानी है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है। उन लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है जो वीर चक्र अवार्ड याफ्ता हैं, उन्हें भी बेइज्जत किया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जिस तरह इलेक्शन कमीशन को फ्री हैंड दे दिया गया है, इलेक्शन कमीशन को ऐसा लग रहा है कि हुकूमत अपने इशारों पर नचा रही है, उसकी नतीजे में ये काम हो रहा है। आपको ये बता दूं कि अरुण प्रकाश, एडमायरल रिटायर्ड अरुण प्रकाश ने वादे कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें मदऊ किया है, यानी उन्हें नोटिस दिए है हाजिर होने के लिए, तो वो ज़रूर हाजिर होंगे और वो अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना पहले किया है ना अब करेंगे, ना पहले मुराद हासिल किए हैं ना अब किसी मुराद से फ़ायदा उठाएंगे। ये बात अरुण प्रकाश ने कही है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन को भी सुधर जाना चाहिए और काबिल तरीन लोगों को SIR के काम पर लगाना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के मामले में अगर बैरूनी रियासतों के जो यानी वो होते हैं माइग्रेंट लेबर होता है, उसके पास दस्तावेज़ात नहीं होते, वो कैसे लोड करेगा, इस मसले पर भी गौर करना चाहिए। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि किस किस को जलील करने की कोशिश की जा रही है और उस कोशिश में ये खुद जलील हो रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि एक रिपोर्ट आई है, एक और दूसरी खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं और उस रिपोर्ट का ताल्लुक आपको बता दूंगे साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन से है। साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें बताया है कि साल 2025 में कम से कम 50 मुसलमानों को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर शहीद किया गया और ये जो शहीद किया गया ये मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात हैं। और आपको ये बता दूं कि 23 जो मुसलमानों के कत्ल किए गए हैं वो स्टेट एक्टर्स की जानिब से किए गए हैं, यानी रियासती दहशतगर्दी उसे कहा जाता है, स्टेट टेररिज्म उसे कहा जा सकता है। और 27 जो मुसलमान शहीद किए गए वो हिंदुत्वा इंतहा पसंदों के और गुंडों के हाथों शहीद किए गए। तो इस रिपोर्ट में वाज़े तौर पर यह बात की गई है। वैसे भी नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह मोदी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद मुसलमानों को सताया जा रहा है, ईसाइयों के गिरजाघर
घरों को आग लगाई जा रही है, हिंदुस्तान की छवि मुतासिर की जा रही है और हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने के सामान किए जा रहे हैं और नापाक मंसूबे और साजिशों पर अमल किया जा रहा है। आप अंदाजा कीजिए कि अगर आप अपने ही शहरियों को कत्ल करते जाएंगे या कत्ल करने का लोगों को मौका फराहम करेंगे गुंडों को, तो फिर हालात क्या पुरअमन रुख इख्तियार करेंगे या फिर अमन को नुकसान पहुंचेगा, ये बात सोचने वाली है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये चीज़ें हमने आपको बताई है और आपको ये भी कहते हैं कि किस तरह मुसलमानों को सताया जा रहा है। इस सिलसिले में मनीशंकर अय्यर जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने भी कई बातें बताई है जिससे जो इंतहा पसंद हिंदुत्व के गुंडे हैं वो नाराज़ हो गए हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप अजीब व गरीब बातें करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप उनके जहनी तवाज़ुन का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को खुद वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कारगुजार सदर करार दिया है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह ट्रंप के हुक्म पर अमेरिकी डेल्टा फोर्सेस ने वेनेजुएला में उतर कर उस वक्त के जो सदर हैं, फिलबी वो सदर हैं, तो मादुरो उनको और उनकी अहलिया को किडनैप किया और फिर अमेरिका पहुंचाकर उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा शुरू कर दिया गया है। वैसे भी नाज़रीन, इस तरह की जो हरकतें होती हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। एक और ख़बर की जानिब नाज़रीन हम आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूं कि तेलंगाना से है और तेलंगाना में बताया जाता है कि साइबर जो क्राइम है उसके और ड्रंक ड्राइविंग के वाक़यात बहुत ज़्यादा पेश आए हैं साल 2025 में। आपको ये बता दें कि महकमे प्रिजन यानी महाबिस की जानिब से जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें बताया गया है कि 2025 में 42,566 जो है मर्द ख़वातीन जेलों में भेज दिए गए थे। कैदियों की तादाद बताई गई है जिसमें से 5,856 कैदियों को यानी मुजरिम करार दिया गया है, कातिल करार दिया गया। और इस तरह 2024 की बनस्बत कातिल करार दिए गए कैदियों की तादाद को देखा जाए तो 81% का इजाफा हुआ है। वैसे नाज़रीन, अगर टोटल ट्रायल प्रिजनर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की अगर हम बात करते हैं तो 33,957 मर्द और 2,648 ख़वातीन पाए जाते हैं। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि ड्रंक ड्राइविंग केसेस के मामले में ये कहा जा सकता है कि 150% इजाफा हुआ है और 2,833 मर्द ख़वातीन की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। इसके अलावा हमारे रियासत तेलंगाना में 2025 के दौरान ड्रग्स एंड नारकोटिक्स जो चीज़ें होती हैं यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट NDPS जिसे कहा जाता है उसकी खिलाफ वर्जियों के भी कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। और आपको ये भी बताना है कि कैद खानों में जो कैदियाँ रहे हैं उनमें तकरीबन 23,000 को जो जाहिल थे उन्हें ज़ेवर इल्म से आरास्ता किया गया, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया गया, जबकि 28 कैदियों ने अपनी डिग्रियाँ मुकम्मल की। और ये भी बताया जाता है कि इनमें ज़्यादातर जो कैदी थे वो उनकी उम्रें 18 से लेकर 30 साल की बताई जाती हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही ख़तरनाक रुझान है। मैं समझता हूँ कि अगर कैद खानों में यानी प्रिजन के जो रिफॉर्म्स है उस पर अमल किया जाए तो बहुत कुछ कैदियों का सुधार हो सकता है और उनकी ज़िंदगियों को सुधारा जा सकता है, उन्हें समाजी दायरे में कौमी दायरे में शामिल करके उनकी पूरी तरह मदद की जा सकती है। वैसे नाज़रीन, आपको बता दूं कि एक और ख़बर की जानिब हम चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक़ जो वो है जो यानी RSS के सरबराह है मोहन भागवत, उनके एक बयान से मुतालिक है। मोहन भागवत आजकल ये दर्ज देने लगे हैं कि हिंदुओं को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। आप अंदाज़ा कीजिए कि आप पहले तो खौफ दिलाते हैं, जैसे कि मनीशंकर अय्यर कहते हैं कि 80% हिंद जो मुल्क में हिंदू हैं उन्हें 14% मुसलमानों से खौफ दिलाया जा रहा है, उनका डर बिठाया जा रहा है। ये हिंदुओं को सोचने वाली बात है। तो बहरहाल मोहन भागवत हिंदुओं में एहतियात की बात करते हैं और शर्म की बात यह है कि हिंदुओं में एहतियात की बात करने वाले उन वाक़यात पर कुछ अपनी ज़बानें नहीं खोलते जिनमें जो दलित ख़वातीन हैं उनकी इस्मतें लूटी जाती है, उनका रेप किया जाता है, उनके साथ मुँह काले किए जाते हैं और जो मुजरिमीन हैं वो आज़ाद फिरते हैं, जो खाती है वो आज़ाद फिरते हैं। इन्हें एक जहमत नहीं करते कि ये दलित बेटी के इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दलित माँ की इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाएं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि हर रोज़ कम अज़ कम 8
दलित ख़वातीन के रेप के वाक़यात पेश आते हुए और इसमें आला ज़ात के लोग शामिल मुलविस रहते हैं, लेकिन उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। हाँ, अगर कोई दलित किसी मंदिर में दाखिल हो जाता है तो उसे दूध से धोया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद दलित तंजीमें कहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को मुत्तहिद होना चाहिए, और वो दावा करते हैं कि हमने दलितों के साथ रात गुजारी है। तो आप ये देखिए, दलितों के साथ रात, उनके घर के बाहर अगर आप यानी पलंग डाल दें आप या फिर तख्त रख दें और उस पर सो जाएं, तो आप रात गुजारना नहीं होता। आप दलितों के घर में जाइए, उनके बेड पर सोइए, उनका तकिया इस्तेमाल कीजिए, उनका बिस्तर इस्तेमाल कीजिए, वो जो प्लेट खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कीजिए, और वो जो गिलास इस्तेमाल करते हैं वो गिलास इस्तेमाल करिए। तब कहीं जाकर हम कह सकते हैं कि आप दलितों के साथ यानी मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं और उनके साथ रहना चाहते हैं। जबकि आप हमेशा आला और अदना के बलबूते पर दलितों को जलील और रुस्वा करते रहें। हद तो यह है कि आपको बता दूं नाज़रीन, अगर कोई दलित आलाजात के हिंदू का कुत्ता भी पकड़ लेता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। हद तो यह है कि अगर कोई दलित माँ हमारी किसी स्कूल में बॉर्चन का काम करती है, खाना पकाती है, तो आलाजात के जो बच्चे हैं वो उसके हाथ का खाना नहीं खाते और कहते हैं कि तुम दलित हो। और इसी तरह कोई अगर दलित मासूम बच्चा किसी ब्राह्मण टीचर के घड़े से पानी पी लेता है प्यास की वजह से, तो उसे मार मार कर कत्ल कर दिया जाता है। अगर कोई दलित किसी मेडिकल हॉल पर जाकर बहस करता है तो उसकी जान निकाल ली जाती है। अगर कोई दलित किसी शादी की तकरीब में या किसी और तकरीब में आलाजात के सामने वाले के सामने बैठकर खाना खाता है तो उसे खाना खाने के दौरान ही उसका कत्ल कर दिया जाता है। तो ये इनकी तारीख है और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम हिंदुओं को मुत्तहिद होना चाहिए। पहले दलितों को तो हिंदू मानिए, पहले दलितों को तो आप इंसान मानिए, तब कहीं जाकर आप ये दावे कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि कर्नाटक के एक रियासती वजीर है ज़मीर अहमद, उन्होंने चमार पंडित को अपने हाथों से निवाला पेश किया और चमार पंडित जो हैं उन्होंने वो निवाला खा लिया और चबा लिया, और फिर ज़मीर अहमद ने वो चबा हुआ यानी चमार पंडित के चबा हुआ निवाला खुद खा लिया। तो क्या आरएसएस सरबराह मोहन भागवत में हिम्मत है कि ज़मीर अहमद की तरह किसी चमार पंडित का चबाया हुआ निवाला खा सकते हैं? ये मेरा चैलेंज है, जिंदगी भर वो ऐसा नहीं करेंगे और ना कर सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, बड़ी बातें मारते हैं तो बड़ी बड़ी करते हैं। अब फिल वक्त आपको बता दूं कि जैसा मनीष शंकर अय्यर ने कहा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ 80% जो हिंदू हैं हिंदुस्तान में, उन्हें 14% मुसलमानों से डरा कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना इख्तिदार सीधा कर रहे हैं और अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ना हिंदुओं से कोई लेना देना है, ना हिंदुत्ववाद से कोई लेना देना है, ना सनातन से कोई इनका लेना देना है, बल्कि इन्हें अपने इख्तिदार से लेना देना है और ये हमेशा इख्तिदार पर फायज रहना चाहते हैं। वैसे नाज़रीन, भारत माँ के बच्चे और भगवा है मेरी पहचान, ये दो गाने हैं। फिल्म इसका नाम है शतक फिल्म है, और आपको बता दूं कि आरएसएस की जो 100 साल की तकमील की खुशी में ये फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म के दो गानों की लॉन्चिंग करते हुए मोहन भागवत ने ये बात की है और कहा कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जो है आरएसएस के बानी जो है वो आरएसएस है और आरएसएस के हेडगेवार है। जबकि उन बेचारों को ये नहीं मालूम होगा कि हेडगेवार जो आरएसएस के बानी हैं पहले कांग्रेस के सूबाई सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज थे। 1921-22 में उन्हें तहरीक खिलाफत में हिस्सा लेने की पादाश में गिरफ्तार किया गया। गांधी जी ने कहा कि तुम जमानत नहीं लेना, और जमानत की अगर देने की कोशिश करे कोई जमानत तो भी आपको जमानत के लिए अर्जी दाखिल नहीं करनी होगी। हेडगेवार डर गए और फिर उन्होंने जमानत की अर्जी दे दी, यानी वो ज़्यादा बेचारे जेल में रहना नहीं चाहते थे। तो आप बताइए, तहरीक खिलाफत में हिस्सा लेने वाला और कांग्रेस के एक सूबाई सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाला आरएसएस का बानी बनता है, तो आप अंदाजा कीजिए कि उसके नज़रियात क्या होंगे। तो बहरहाल अपने मफाद के लिए नज़रियात बनाए गए, अपने मफाद के लिए और अपना उल्लू सीधा करने के लिए तस्वुर पेश किया गया। तो वैसे भी आपको नाज़रीन बता दूं कि जहाँ तक दलितों का सवाल है, मुल्क में 30 करोड़ से
زائد دلت ہے، لیکن RSS کا کوئی سربراہ آج تک کبھی کسی دلت کو نہیں بنایا گیا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ملک میں 30 کروڑ دلت اور 20 کروڑ اگر مسلمان اتحاد کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرقہ پرست جو درندے ہیں، مذہب کے نام پر انسانیت کو داغدار کرتے ہیں، مذہب کے نام پر ہندوستان کو داغدار کرتے ہیں، ان کو یعنی گھسیٹ کر باہر پھینکا جا سکتا ہے، انہیں اقتدار سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باتیں بڑی نہیں مت کیجئے بلکہ انسانیت کا ساتھ دیجئے۔ ویسے ناظرین، جہاں تک انٹرنیشنل لیول کی خبروں کا سوال ہے تو آپ کو بتا دیں کہ ایران کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کبھی بھی اس پر حملہ کر سکتا ہے، لیکن ایران نے بھی واضح کر دیا ہے کہ ہم مذاکرات اور جنگ دونوں کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں کے لیے تیار ہے ایران۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کل کیا کرتا ہے، کیونکہ کل بہت ہی اہم اور فیصلہ کن دن ہے، کیونکہ امریکی صدر اپنے مشیروں سے ایران پر حملے کے لیے بات چیت کرنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے امریکہ ہمیشہ دھوکہ دیتا رہا ہے اور اس نے بڑے مکرانہ انداز میں ایران پر بھی حملہ کیا تھا، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ یعنی وہ جو فلسطینی ہیں ان کے قتل میں بھی وہ ملوث رہا ہے، بالواسطہ طور پر اسرائیل کے ذریعے نے اس نے فلسطینیوں کا قتل عام کرایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران پر وہ کب حملہ کرتا ہے اور ایران اس کا کیسے جواب دیتا ہے۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔